स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के आसन कला गांव से आप लोगों के सामने लाइव आए हैं। और अभी पंचायतों के जो चुनाव हैं वो दौर चालू है। चुनाव प्रचार बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है। आप किसी भी गांव में जाओगे तो जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं या मेंबर है या ब्लॉक समिति है या जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद उम्मीदवार है, एक बात कहते हैं हम विकास कराएंगे। और उसी को लेकर अभी हम आसन गांव के सरपंच रह भी चुके हैं और सरपंच की दौड़ में भी हैं। तो दूसरी बार सरपंच की दौड़ में हैं। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। मैं सोनू अनेजा, सरपंच गाँव आसन कला। कृष्ण भी नाम है कृष्ण आपका? लाल मेरा सही नाम है, बट सभी मेरे सोनू के नाम प्यार से सोनू बोलते हैं। जी जी, प्यार का नाम सोनू है। कागजों में कृष्ण ही है। कागजों में कृष्ण है मेरा नाम, मगर सोनू के नाम से लोग प्यार से पुकारते हैं और सोनू के नाम से ही वो मेरे को वोट देते हैं। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने खुद मेरा नाम प्यार से सोनू रख रखा है। अच्छा, दूसरी बार सरपंच की दावेदारी जी रख जी रहे हो। जी। एक मैं अपने साथी से बोलूंगा कि किसी भी ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं उनके पास इस तरीके का नक्शा नहीं होगा कि जो यहाँ पर नक्शा आप लोग देख पाएंगे कि एक एक गली, जैसे गांव में देसी भाषा में बोलते हैं इसको जोड़, इंग्लिश में पौंड बोल देते हैं जी जी जी। और शहरी भाषा में बोलते हैं तालाब जी। और ये आप लोग देखेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर ये मार्क किए हुए हैं कि किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आप नक्शे में आपने देखा कि यहाँ पर पॉइंट आउट कर रखा है किस किस प्रकार से कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कि मैनेजमेंट एक अच्छा सिस्टम से कर रखा है, कि मैनेज कर रखा है कि कोई भी अनमैनेजमेंट की बात ना हो, अव्यवस्थित तरीके की कोई बात ना हो। सबसे पहले तो ये चीज़ आपकी सराहनीय काम है और इस चीज़ को लेकर मैं खुद आपको अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं इतने सरपंचों के पास जाते हैं, ये चीज़ नहीं मिलती है। होती होगी तो उनके पास एक बुक में एक नक्शा छोटा सा होगा जिससे बस वो खुद अपने आप को पता कर लेता हो इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। जी। विकास हमने तो सब ओपन कर रखा है जी, खुली किताब है। हमारा सब खुली किताब है। खुली किताब जितना भी काम हमने किया सब कुछ ऑनलाइन करा रखा है। हमारा एक एक वर्क गांव का क्या, पूरे देश का क्या, पूरे वर्ल्ड का कोई भी बंदा ऑनलाइन चेक कर सकता है। अच्छा, चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? विकास तो बोलोगे, देखो विकास जी। मैं गली नाली स्ट्रीट लाइट इनसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक नई चीज लेकर आओ, नई चीज की बात करते हैं। क्योंकि ये तो ग्रांट का हिस्सा है। वही बात बताना चाहूंगा कि जो कमियां मेरे से पीछे रह गई हैं, जो काम मैं नहीं कर पाया हूं, मैंने उनको पूरा करना है और नया एजेंडा तैयार करना है कि आगे दोबारा मेरी सरपंची आती है मैं क्या करूंगा। ये 5 साल के बाद के प्लान की बात कर रहा हूँ। तो ये प्लान आएगा उसका तो हमने एजेंडा तैयार कर रखा है कि हमने क्या करना है, और 5 साल का मौका हमें मिलता है तो हम उससे अगले 5 साल का भी एजेंडा तैयार करेंगे कि हमने आगे क्या काम करना है। जी, जैसे स्कूली शिक्षा को लेकर हम बात करें। जी जी जी। स्कूली शिक्षा के लिए विशेषकर क्या काम किए हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जी। गली नाली तो ये चीजें तो आम हैं, ग्रांट आएंगे, काम होंगे, लेकिन एक विशेष काम जो गांव के बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए क्या कुछ किया? सर, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। 10वीं तक मैंने इसी गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं की है। पढ़ के फिर हम पानीपत पढ़ने गए हैं, क्योंकि हमारा गांव में जो स्कूल है तब वो सेकेंडरी तक नहीं था, तब वो 10वीं तक था। तो हमने पहले तो ये स्कूल 12वीं तक कराया, उसके बाद हमारा गर्ल्स स्कूल 5वीं तक था, गर्ल्स स्कूल को 8वीं तक कराया। और सरपंच बनते ही मैंने सबसे पहले गर्ल्स स्कूल में भी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी सोलर सिस्टम लगवाया कि स्कूल में बच्चों को परेशानी ना हो। लाइट चली जाती है, बच्चे गर्मी में ना बैठें, स्कूलों में पंखे लगवाए। स्कूल में आप जाके देखो कि हमारा स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या गर्ल्स स्कूल है वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। और उसमें हमने एक बात, वैसे तो सरकार बहुत सारी सुविधा दे रही है उसमें, तो हमने अपनी तरफ से ही बोला था कि जो बच्चे वर्दी नहीं ले सकते हैं या किताबें नहीं ले सकते हैं या फीस नहीं थोड़ी बहुत जो लगती है, वैसे तो लगती नहीं है, जो भी उनको सहायता चाहिए वो अपने निजी कोष से करता हूँ। मतलब वो पंचायत को नहीं सर, नहीं, पंचायत से कर ही नहीं सकते हैं। तो अपने निजी कोष से हमने जो भी हमारे पास बच्चा है, नाम तो हम नहीं लेंगे, तो हमने कभी किसी को मना नहीं किया है। जो हमारे पास आया है हमने उसको किताबों की ज़रूरत है उसको किताबें दी हैं, जिसको वर्दी की ज़रूरत है वर्दी दी हैं,
अगर उनको फिर किसी और जूतों की जरूरत है तो जूते तक भी ला के, ये तो आम जो काम होते basic हैं सर। requirements जी जी है। जी, जो उनकी सहायता हो सकती है स्कूल के हिसाब से हमने किया। अच्छा, गांव से ही बच्चे स्पोर्ट्स में नाम कमाते हैं। हाँ जी, हाँ आपके जी। पड़ोसी गांव है जी जी, खंडरा, जी जी, और नीरज चोपड़ा ने तो पूरी दुनिया में नाम कमाया जी, जी। है, गोल्ड मेडलिस्ट बिल्कुल बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी को लेकर आप पिछले कार्यकाल आपका सरपंची का रहा हाँ है। जी, हाँ जी। तो जो युवा बच्चे हैं जो खेल के लिए सोचते हैं और आपके गांव से बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, तो क्या कुछ आप लोगों ने एक पिछले साल में क्या कुछ किया है और आगे क्या कुछ करें? हमारे गांव में हैंडबॉल की कैप्टन रही है, इंडिया की कैप्टन रही है निर्मल तंवर। हाँ जी, वो भी हमारे गांव से, हमारे स्कूल से, हमारे जगदीश पीटीआई जी थे, उन्होंने उनको जानकारी में है, तभी मैंने ये बोला कि आपके गांव से जी भी जी सिलेक्ट जी, हुए। हमारे गांव की लड़की, हमारे गांव की क्या पूरे हिंदुस्तान की शोभा है वो। हिंदुस्तान की हैंडबॉल की कैप्टन रही है टीम की वो, और वो जीत कर भी आए हैं और हमने गांव में सम्मानित भी किया है। और उनको लेकर और भी लड़कियां लड़के इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई कबड्डी में बढ़ रहा है, कोई वॉलीबॉल में बढ़ रहा है, कोई हैंडबॉल में बढ़ रहा है। तो जो हमारे पास टीम आती है हम उसका पूरा सहयोग करते हैं, उनको किट भी लेके देते हैं। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसमें बॉल होगी, नेट हो गया, या उनको क्रिकेट की बैट वगैरह जो कुछ चाहिए होता है, जो उनका ट्रैक सूट होते हैं, वो भी हम उनको उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, एक बहुत पहले सरकार ने एक योजना बनाई थी कि गरीबों को उनके प्लाट दिए जाएंगे, उनको घर दिए जी जाएंगे। जी जी। उसके बारे में गांव ने क्या कुछ, आपने सरपंच रहते हुए आपने क्या किया है और आगे की क्या कुछ रूपरेखा है? क्योंकि मैंने शुरू से बोला मैं गली नाले के बारे में बात नहीं जी, करूंगा, जी, मैं जी। एक अलग हट के बात करूंगा। सर कि बिल्कुल उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 100 गज के प्लाट और गांव में तो दे दिए गए थे, हमारे गांव में नहीं दिए गए थे। 2005 में ये प्लाट, या 6 में या 7 में जो ये प्लाट मतलब उनके लिस्ट बनी हुई थी, तो किसी भी सरपंच ने आज तक नहीं दिए थे। 2005 में सरपंच बने हैं, 10 में बने हैं, उसके बाद बीच में सस्पेंड होते रहे हैं। सस्पेंड होने के बाद भी 3-4 सरपंच बीच में रहे हैं। तो उनकी जो लिस्ट थी, किसी भी सरपंच ने, 8-7 सरपंच हो रहे हैं, वो प्लाट आवंटित नहीं कराए उनको। वो प्लाट हमने अपने टाइम में 218 गरीब परिवारों को वो प्लाट दिए हैं। जो बीपीएल व गरीबी रेखा के परिवार थे, उनको हमने अपनी पंचायत भूमि में किला नंबर, खसरा नंबर लिख के, जो भी उनका था वीडियो के थ्रू मार्क करा के, तो उसको कॉलोनी की तर्ज पर काटा गया है। और लगभग 7-8 एकड़ में वो 218 प्लाट दिए गए हैं। और नई में जो, ये तो पुराने सरपंचों की लिस्ट थी, मैंने अपने टाइम में 627 प्लॉट, जो गांव में जितने गरीब परिवार आए हैं, जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, या जिनको पशु बांधने के लिए जगह नहीं है, बेचारे 50-50 गज में 3-3 परिवार रह रहे हैं, उनके लिए उनकी हमने लिस्ट तैयार की है, गांव का डाटा तैयार किया। 627-28 कुछ ऐसे ही बने थे, उनको हमने वीडियो से मार्क कराकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कीम होती है, उसके तहत सरकार को भेज रखा है। और देखो हमारा नेक्स्ट प्लान, अगर भगवान की दया से और गाँव वासियों के आशीर्वाद से और सहयोग से हमारा नंबर बढ़ता है, तो हम ये 627 परिवारों को प्लॉट और देंगे। अच्छा, जो आपने 627 आपने जी, लिस्ट इनकी लिस्ट जा चुकी है। इसका सर्वे का कुछ एक आपने पैमाना भी सेट करा होगा, और क्या कुछ इसका पैमाना रखा गया है? मतलब पैमाना मतलब एक पैरामीटर सेट करते हैं कि भाई इस बंदे को नीड है, इस बंदे को नीड जी नहीं। जी बिल्कुल, वो तो उनका परिवार के हिसाब से हम देखते हैं ना, कि वो अगर ये सरकार ने इसके पैमाने सेट, सरकार खुद पैमाना सेट करेगी, हमने लिस्ट भेज दी है। सरकार ने ये देखना है, ऑनलाइन वो चेक करेंगे कि इसको ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि सरकार के बहुत सारे नियम हैं। डायरेक्ट तो हम दे नहीं सकते, अगर हम डायरेक्ट दे सकते तो कब के काट चुके होते। हाँ जी, हमारे हाथ में पावर होती तो गांव में एक भी परिवार अभी तक वंचित ना रहता। सरकार ने नियम बना रखा है कानून के हिसाब से, जिनको जो प्लॉट निडी है वो खुद उसके आगे अपना वो ऑनलाइन चेक करेंगे, जीरो टैप से उनको देखेंगे, तो जितने भी प्लॉट हम दे सकेंगे हम उनको देंगे। अच्छा, आपने अपने गांव के साथ में ही IOCL है, इंडियन ऑयल। जी जी। तो अभी मैंने ये सुना था कि आपके गांव की कुछ जमीन हाँ जी, वहाँ पे जी जी, वो एक्वायर करने के लिए कोई रेजुलेशन भी पास हुआ है, जी, क्या जी। कुछ पूरा मामला है वो आप बताएं। वो मामला ये है सर, टोटल इन्होंने 400 कुछ एकड़ लेनी थी, जिसमें आसनगला गांव, खंडरा गांव और बालजटान गांव, 3 गांव हैं। तीनों गांव से उन्होंने जमीन लेनी, इसमें 175 एकड़ गांव आसनगला की पंचायती भूमि है, जिसमें कुछ खेती होती है, कुछ में पेड़ खड़े हैं। बट हमने जो, अभी तो हमारे पास पावर नहीं है,
डीसी साहब के थ्रू जो रेजुलेशन गया है उनको, उसमें वो स्कीम के तहत उन्होंने वो ज़मीन 175 एकड़ की बताई है कि आसन कला की जा रही है, पंचायती ज़मीन, जिसमें गाँव आसन कला में ग्राम सभा की मीटिंग हुई, उसमें भी वो पास हो चुकी है। बट सरपंच बनने के बाद हम वो ज़मीन, हमारा लक्ष्य, हमारा प्रस्ताव पहला यही होगा कि हम वो ज़मीन तब देंगे जब हमारे गाँव के युवाओं को उसमें नौकरी दी जाएगी। जो जिस लायक है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसको इंजीनियर की दें, जो इलेक्ट्रीशियन है उसको इलेक्ट्रिक विभाग की दें, या जो सिविल वर्क सकता है उसको सिविल की दें, जो लेबर का काम कर सकता है, जो मिस्त्री का काम कर सकता है, सबको अपने अपने हिसाब से उनको नौकरियाँ दी जाए। अच्छा, ये तो आपने अपने एजेंडा बता दिए। नहीं, हमारा एजेंडा और दूसरा भी है। हमने एक बात और उनके सामने दूसरा प्रस्ताव और रखना है कि हमारे गाँव में 175 एकड़ आप जो ज़मीन ले रहे हो, इसका हमें एक बेनिफिट और चाहिए। आप हमारे से 50 एकड़ और लो, ग्राम पंचायत अपना रेजुलेशन करके डीसी साहब से पास करा के दे सकती है। 50 एकड़ ज़मीन और लेके उसमें सोलर प्लांट लगाए, सोलर प्लांट लगा के हमारे गांव को फ्री बिजली दे, बिजली फ्री दे। और उसके अलावा आप जितनी बिजली हमारे गांव को फ्री करने के बाद जितनी बिजली आपके पास बचती है, आप बिजली विभाग को बेच लें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हमारे गांव को बिजली फ्री दे दें, पहले गांव की पूर्ति। जी, गांव की पूर्ति करने के बाद वो बाकी बिजली आप आईओएसएल में यूज़ करें या बिजली विभाग को बेचें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अच्छा, ये तो आपने अपने जो आपके मुद्दे हैं वो आपने रखे। देखो, गांव में और भी सरपंच कैंडिडेट खड़े होंगे। जी। मैं एक ही बात कहूँगा कि आपको बेस्ट कैसे माने और आप अपने आप को बेस्ट साबित कैसे करोगे, क्योंकि हर कोई लुभावने वादे तो हर कोई देगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन जस्टिफिकेशन तो मतलब हम प्रोफेशनली बात करें, वोटर की होगी। जो मतदाता होगा, जो गांव का मतदाता होगा, वही उसको फाइनल करेगा। तो इसको लेकर क्या कुछ? तो सर, इसके लिए तो मैं आपको क्या बता पाऊंगा, इसके लिए तो आप जनता से पूछिए ना, वो जनता बताएगी कौन बेस्ट है। देखो, जनता पंचायती चुनाव में जो पंचायत चुनाव होता है उसमें सरपंच से ज्यादा 1-to-1 होता है। जनता मैं बोल रहा हूँ कि अपनी बुराई कौन करता है। मेरे पास आओगे, मैं अपनी बढ़िया बातें बताऊंगा, मैं अपनी जो मेरे से गलत मेरी कोई नीति होगी या मैं जो गलत काम कोई मेरे से होता होगा वो मैं खुद नहीं बता पाऊंगा। दुनिया एक शीशा है, हम जितना मर्जी सच सवर लें, दुनिया बता देगी आप में यहाँ पे ये पॉइंट में यहाँ पे कमी है। तो आप जनता के साथ पास घूमोगे, गांव में निकलोगे, वो बताएंगे। वो तो ऑफ कैमरा पता कर चुके हैं। 5 साल सरपंच तो ऑफ कैमरा आपने पता किया है, तो वो आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है कि, और वोटर भी हमारे सामने ये नहीं करेगा कि हम सोनू को वोट नहीं देंगे, आपके सामने बताएंगे हम वोट देंगे या नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि दुनिया में शीशा है, हम कितने भी अंदर से काले हों, बाहर से साफ दिखते हो, दुनिया को पता है ये बंदा कैसा है। वो बता देंगे कि आपका नेचर क्या है, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, लोगों का हमारे से जुड़ना, उनका बोल बतलाओ या उनके पास आप जाओगे, वो आपको ये बताएंगे कि इस बंदे में ये कमी है, इस बंदे में ये क्वालिटी है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। सर, मैं अपनी तारीफ खुद क्यों करूँ। यदि मैं पिछले कार्यकाल की बात करूँ, लगभग कितने करोड़ों का काम हुआ है, यदि मैं आंकड़ों की बात करूँ। जी, वो अंदाज़ा तो सर टोटल नहीं बता सकते हैं। बाकी हमारी ज़मीन की आमदन लगभग पहले स्टार्टिंग में 1.5 करोड़ थी, फिर 1.25 हुई, फिर 2 करोड़ हुई। उसके हिसाब से कुछ परसेंट, उसमें 10% तो हमें समिति ड्यूज में देना पड़ता होता है, क्योंकि जो और ऑफिस के काम होते हैं या समिति ड्यूज में, वो मेरे को नहीं, पूरे हर वो स्कीम है, स्कीम के सरकार का कानून बना हुआ है कि समिति ड्यूज में देना पड़ता है। उसके हिसाब से जितना पैसा हमारा बचता है वो हमने गाँव में ही लगाया भाई साहब। मैं तो कहता हूँ हमारा एक काम ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे पर देख रहा हूँ। जी, ये चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये पूछना है। सर, अभी कुछ दिनों से कुछ कैमरे बंद हम बोल सकते हैं, बाकी नहीं तो मैंने सरपंच बनते ही पूरे टोटली गांव में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे। पूरा गांव कैमरे की नज़र में कैद था। आज भी लगे हुए हैं, जहाँ जिस स्थान पे आप बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं सरपंच के, तो आपको दिखा सकता हूँ, उधर आपको कैमरा दिख रहा है। तो कैमरे में अपनी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल होने भी चाहिए, पता भी लगे। एक मैं अपनी तरफ से, देखो आपकी मर्जी है, आप अपने एजेंडा में उसको शामिल करेंगे नहीं करेंगे। जी बताइए। डिजिटल भारत है जी, डिजिटल की तरफ हम भाग भी रहे हैं जी। तो इसी मद्देनजर रखते हुए गांव को भी डिजिटल बनाया जाए, वाईफाई के जोन में रखा जाए, वाईफाई के जोन में रखा जाए। सर, ये तो हमारे एजेंडे में है, सबसे प्रथम काम हमारा, क्योंकि बात गांव को वाईफाई करना होगा। आपकी और मेरी जो बात है इसमें जो डिजिटल के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, गांव को वाईफाई करेंगे सबसे पहले।
और टोटल कैमरे हमारे भी वाईफाई नहीं है, वो भी वाईफाई हो जाएंगे। उसका कोड मेरे पास नहीं, गांव के हर बंदे के पास होगा। हर बंदा गांव में ये देख सकेगा कि किस कॉर्नर पर क्या बात हो रही है, चौकसी हो जाएगी, निगरानी रख सकेंगे। और हमने गांव में 19 एकड़ में एक गौ लोक तैयार करना है, अच्छा, जिसमें हाँ जी गौवंश जो जितने भी अपने यहाँ पे घूम रहे हैं। हमारे पास 192 एकड़ गौ चरान की जमीन है, तो 19 एकड़ से स्टार्ट करेंगे हम 10वें हिस्से से। उसके बाद जैसे जैसे गौएं बढ़ती जाएंगी, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट की गायें मेरे गांव में गोलोक में आके हाँ, बसें। ये जैसे हम पानीपत जी, में जी, पत्रकारिता करते हैं, जी। ये बड़ी समस्या है वहाँ पे। गोवंश, बेसहारा गोवंश सड़कों पे घूमता है और उसका फिर हादसों के शिकार होते हैं आम व्यक्ति, बाइक सवार, पैदल चलने वाला। गाड़ी वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत बच ही जाता जी, है, जी। जो 4 पहिया वाहन ले रहा है, लेकिन जो बाइक सवार होता है या पैदल चलने वाला, तो साइकिल भी होता है, वो ज्यादा शिकार होता है। तो इसको लेकर जैसे अभी आपने बोला कि आप सर इस विषय को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। मैं तो 192 एकड़ में बोल रहा हूँ कि सिर्फ आसन कला के नहीं, पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट का जितना भी गौवंश सड़कों पे घूम रहा है या जिन गौशाला में उनकी परवरिश नहीं हो पा रही है अच्छे ढंग से, उनको हमारे यहाँ पे रखा जाएगा। हमारे यहाँ पे क्या, ये तो उन्हीं का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से हमारे मन में ऐसी सोच आई है कि पूरा पानीपत का जितना भी गौवंश सड़कों पे घूम रहा है वो आवारा नहीं है, उसके मालिक हैं, तो उनको अपने यहाँ पे हम रखेंगे। और उनकी दया दृष्टि से ही हमारे मन में ये सोच आई है और ये काम हम करके आए। अच्छा, एक चीज मुझे सुनने में मिला है, आपकी जुबान बड़ी मीठी है, क्योंकि ये तो सर, बोला है ये तो क्योंकि मुझे पता लगा कहीं से कि जो आपके पंचायत है, इसमें जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे आप ही की भाषा बोलते हैं, सारी की सारी, या आप उनकी भाषा बोलते हो, ये समझ में नहीं आया। सर ये तो आपसी प्यार और सहयोग है, आपका देखने का नजरिया है, आपकी देखने की नज़र है कि आपने मेरे को मीठी भाषा बोला, आप मैं उसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ। अरे धन्यवाद। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, जो जिसका स्वभाव होता है उसको हर बंदा वैसा ही लगता है। आपका नेचर अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, आपकी भाषा भी अच्छी है, आपको जैसा लगा, आपका जैसा नेचर है, उसको कहते हैं ना, भाई को भाई मिले कर लंबे हाथ। तो जैसा आप मेरे बारे में सोचोगे या मैं आपके बारे में सोचूंगा, तो ऐसा ही आपको प्रतीत होगा। वो इंग्लिश में बोलते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे। वही बात है, जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही अगला सोचेगा, स्वाभाविक सी बात है। सर ये तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, ये तो सबसे मिलके रहना चाहिए, मिलनसार स्वभाव मेरा नहीं सबका ही है। और रही मेरे पंचायत मेंबरों की बात, मेरे पास 15 पंचायत मेंबर थे, आज तक एक भी सरपंच ऐसा नहीं बना जिसने पूरा कोरम रखा हो। 15 के 15 मेरे साथ रहे हैं, एक भी मेंबर पंचायत मुझसे अलग नहीं हुआ। लोगों ने बहुत कोशिश की इससे अलग हो जाएं, तो 15 में से पुराने कोई सरपंच रहते थे, किसी के पास 2 टूट जाते, किसी के पास 4 टूट जाते थे, किसी के पास तो कोरम ही पूरा नहीं होता था। हमारे पास 15 मेंबर पंचायत थे, 16वां मैं था। एक बार मेरा एक मेंबर है अनिल कुमार, उसकी वाइफ मेंबर थी, तो मैंने अनिल के उनके साइन कराना भूल गया, या 14 के साइन हो गए, मेरे हो गए, हमने ब्लॉक में वो फाइल भेज दी। तो वो मेरे पास शाम को लड़ने आ गया, कहता सरपंच साहब तूने ठीक नहीं कराया। मैं कहा भाई साहब क्या हो गया? कहता मेरे साइन क्यों नहीं कराए? मैं कहा भाई गलती होगी। तो चलो, वो मेरे पास पहले जो सरपंच थे वो उनकी रिक्वेस्ट करते थे, भाई साइन करते, उनके पीछे पीछे घूमते थे। हमारे मेंबर पंचायत वो मेरे पास लड़ने आ जाते हैं कि हमारे साइन क्यों नहीं कराए। एक मेरा मेंबर है गुलशन कुमार, वो साइन करता है, इतने बड़े साइन करता था कि हमारे साइन किसी के कुछ भी नहीं है। 10 मेंबरों के साइन तो एक लाइन में होते थे, उसके अकेले के साइन 1.5 लाइन में होते थे जाके। तो ये हास्यप्रद बातें हैं, लेकिन काम किए हैं और काम आगे भी करने की बात है। फिर मैं कहूँगा, शुरू में मैंने एक बात बोल दी थी, गली और नाली की बात मैं कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग जो ग्रांट आते हैं समय अनुसार वो चीज़ें बनती हैं। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी गली नालियों से मुझे बात याद आई। गली नाली के काम तो हर सरपंच करता है जी बिल्कुल। एक आसन कला गांव नहीं है, ये रास्ते में रेलवे फाटक लगता था खुराना से पहले। आसन कला, खंडरा, शेरा, धर्मगढ़, बालचटान, इनका सबका रास्ता यही है। आसन खुर्द का रास्ता भी यही है। यहाँ पे कई बार हम जाते थे, फाटक बंद होता था, कई बार कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जच्चा बच्चा को ले जाते हैं। एक बार तो एम्बुलेंस खड़ी थी यहाँ पे, हम रुके, देखा तो फाटक नहीं खुल पाया, वो उस महिला ने एम्बुलेंस के अंदर ही बच्चे को जन्म दिया। हम इतने दुखी हुए। तो ये इसके लिए हमारे एमपी साहब थे उस टाइम, अश्विनी चोपड़ा जी ने के ऑफिस में हम गए
जाके हमने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया कि हमें इसकी ज़रूरत है फ्लाईओवर की, यहाँ पे फ्लाईओवर बनवाया जाए। हम बहुत दुखी हैं। हमने बातें भी लिखी, एक्सीडेंट में ये क्या हुआ, एक बच्चे की जान चली गई थी ऐसे ही, या के लेके जा रहे थे मगर रास्ता नहीं था जाने का। एक बार एक खंडरा गांव का लड़का था, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, फांसी लगा ली उसने। रात को 10:30-11 बजे का टाइम था, माल गाड़ी जा रही थी तो रास्ता नहीं मिला, वो बेचारा रास्ते में यहीं पे ख़त्म हो गया। सारी बातें हमने उसमें लिखी तो उन्होंने वो पास किया, और अब जाकर हमारे एमपी सांसद संजय भाटिया जी ने ये फ्लाईओवर का काम स्टार्ट कराया। इससे काफी जितने भी गांव हैं सभी को राहत मिली। एक आसन कला को नहीं, सभी को राहत मिली। और गली नालियाँ तो छोड़ो, ये हमारा रिफाइनरी रास्ता जा रहा है जी, इसमें ये 5 गड्ढे बोलते हैं। 5 गड्ढे का मतलब होता है 27.5 फुट जी, 5.5 फुट का एक गड्ढा होता है। 5 गड्ढे में कदम बोल लो या करम बोल लो, 5 करम की सड़क थी, वो मार्केट कमेटी के अंडर थी, और 4 करम की हमारी खलासी थी, ड्रेन। तो मार्केट कमेटी 27.5 तक रख सकती है, उसके बाद वो P&R PWD को चली जाती है। तो हमने जो पंचायत की ड्रेन थी, ड्रेन में से 1 करम गिफ्ट डीड की मार्केट उसको B&R को गिफ्ट डीड करके ये सड़क हो गई 33 फुट की। तो हमने फिर ये सड़क B&R के थ्रू बनाई, जिसमें पवार साहब ने, महिपाल डांडा जी ने, देवेंद्र कादयान जी ने और अपने प्रमोद विज जी ने पूरा सहयोग किया, और तब जाकर ये सड़क बनी। अच्छा हाँ, एक दिन मैं प्रमोद जी के ऑफिस में जी, था, जी, विधायक जी, शहरी विधायक जी, जी, वहाँ पे मुझे एक बात पता चली कि ये जो आसन कला गाँव है उन्होंने गोद लिया हुआ है। बिल्कुल लिया हुआ। तो उसके लिए उन्होंने विशेष सर उन्होंने 2 करोड़ रुपए पर साल हमें देने के लिए बोले थे। पीछे 2-3 साल तो कोरोना में निकल गए, 2 साल कोरोना में हमारा पैसा आ नहीं पाया। इस बार उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए हैं गाँव आसन कला के लिए, जिसमें बहुत सा पैसा स्टेडियम के लिए दिया है, कुछ पार्क वगैरह के लिए दिया है, कुछ PHC के लिए दिया है। तो उन्होंने आसन कला पर हम बहुत बड़ा उपकार किया है। सबसे नरम विधायक है वो, सबसे नरम विधायक तो है ही, मगर उन्होंने आसन कला ही गोद लिया। MP साहब के सहयोग से, MP संजय भाटिया जी के सहयोग से प्रमोद विज जी ने आसन कला गोद लिया है, और आसन कला को उन्होंने ये बोला कि हम चंडीगढ़ बना के छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में चंडीगढ़ बनेगा नहीं। लेकिन एक बात, पानीपत में पत्रकारिता करते हैं तो उसको देखते हुए ये बात जरूर कह सकते हैं, जो शहरी विधायक है प्रमोद विज जी बहुत ही नरम स्वभाव के हैं, और मेहनत के साथ साथ कर्मठ भी हैं, ईमानदार भी हैं, और जो भी उनके दरवाजे जाता है उनको मदद किए बगैर उनको आने नहीं देते, उनकी मदद जरूर करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।